कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। जिंदगी चलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा और इस वक्त मेरे साथ दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय हैं, जिन्होंने ऑड इवन फॉर्मूला क्या चलाया। एक बिल्कुल नया चक्कर सा पूरी दिल्ली में शुरू हो गया। लोगों को राहत भी मिल रही है तो कहीं तकलीफ के भी सुर हैं। 15 जनवरी के बाद इसमें क्या होने वाला है, आगे क्या रणनीति रहेगी और दिल्ली की जनता को क्या कुछ मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों के जवाब के साथ मेरे साथ मौजूद है खुद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय। गोपाल जी, बहुत स्वागत। पहली बात तो जिस तरीके का आपने ऑड इवन की जो फॉर्मूला शुरू किया, कहाँ से आपके जहन में आया, कहाँ से आप इंस्पायर हुए और दिल्ली जैसे ऐसे डेंस एरिया में आपने, मैं यूँ कहूँ कि एक बहुत बड़ी हिमाकत की। देखिए, दिल्ली के अंदर जब हम लोगों की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर के जब हमने रिव्यू करना शुरू किया जी, उसमें हमने 29 जुलाई को पहली एक नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हमने बुलाई थी। उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे एक्सपर्ट आए थे और उन सारे लोगों की एक मुफ्त राय थी कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, अगर उसको कंट्रोल करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक तो बढ़ाना पड़ेगा जी, उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। एंड पैरेलली जो है, जो दुनिया भर में इमरजेंसी जो मेजर लिए गए हैं, वो चाहे कार फ्री डे का हो, चाहे ऑड इवन का हो, उन सब चीजों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जी। उसी के बाद फिर हमने दूसरी कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को की थी दिल्ली में जी, और वहां से हमने ये तय किया कि हर 22 तारीख को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हम कार फ्री डे करेंगे। और वो 22 अक्टूबर को हमने किया, 22 नवंबर को किया, 22 दिसंबर को किया जी। इन 3 कार फ्री डे में हम एक सड़क लेते हैं जी, और उस सड़क पे कार की एंट्री नहीं होती है। बिल्कुल। और वहां हमने देखा कि उस कार के न चलने से 40 से 45% पोल्यूशन लेवल डाउन गया। जी। वहां से हम लोगों को ये हिम्मत आई कि दिल्ली के अंदर अगर ऑड इवन को लागू किया जाए तो पूरे दिल्ली के अंदर जी, एक साथ आधी गाड़ियां सड़क पर होंगी और उनके जो धुएं से जो PM 2.5 जो सबसे जहरीला है हमारी जिंदगी के लिए, सांसों के लिए, उस पर निश्चित रूप से नियंत्रण लगाया जा सकता है। और उसके लिए खासतौर से दुनिया में 12-13 देशों ने ऑड इवन अपनाया था। चाइना का मॉडल सबसे सक्सेस था। उनसे सीखते हुए दिल्ली की परिस्थितियों के लिए दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने खुद कमेटी बनाई और उसने सारा इस चीज को मूल्यांकन करके और फिर इसको इम्प्लीमेंट करने का हमने फैसला किया। लेकिन पहले जैसे आपने कार फ्री डे की बात करी, आप कार फ्री डे एक पर्टिकुलर एरिया पे चलाते थे, उसको लागू करते थे, लेकिन पूरी दिल्ली को इस ऑड इवन में लाना कितना बड़ा जोखिम था? क्या ये एहसास था कि जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने हाथ उठा दिए थे कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम इसको नहीं कर पाएंगे, और जनता कि नब्ज को कैसे आपने पकड़ा, कैसे टटोला कि जनता आपके इतने बड़े फैसले को कबूल कर लेगी? देखिए, इसका 2 हिस्सा था। एक तो तात्कालिक तो कार फ्री डे का ही था। कार फ्री डे में जिस तरह से सुबह सुबह 7 बजे लोग वहां अपनी साइकिल लेकर के दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और उस कार फ्री डे पे जो मतलब ओवरवेलमिंग जो वेलकम लोग करते हैं, उससे हमें लगने लगा था कि दिल्ली के लोग तैयार हैं। दूसरा जो था, हमें भरोसा दिल्ली के लोगों पर था। 2 कारणों से था। क्योंकि आमतौर पर दिल्ली के लोगों को लोग सेल्फिश मानते थे, लेकिन जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला तो जंतर मंतर हो या रामलीला, उसमें जिस तरह से दिल्ली वाले लोग खड़े हुए एक पब्लिक काज के लिए, आफ्टर दैट फिर जब हमारी इस चुनाव में इलेक्शन हुआ, उसमें जिस तरह से लोगों ने 67 सीट जिता करके भेजी, ये सब पब्लिक का कमाल था। बिल्कुल।
तो वो एक भरोसा था कि अगर ये इतना बड़ा पब्लिक काज है, क्योंकि देखिए खाना खाए बगैर हम रह सकते हैं, बिल्कुल, पानी पिए बगैर भी रह सकते हैं कुछ देर तक, सांस के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। सही बात है। और ये सांसों में हर पल जहर घुल रहा है। तो अपने बच्चों को लेकर के हर आदमी चिंतित है, अपनी जिंदगी को लेकर के चिंतित है, लेकिन फिर भी चुनौती बहुत बड़ी थी। चुनौती बड़ी थी। निर्णय लेते समय ये बात जरूर थी कि दिल्ली के अंदर इतना हमारे पास बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है जी, लेकिन फिर भी कैसे होगा। लेकिन बहुत बड़े साहस के बगैर कोई बड़ा काम नहीं होता। तो आपने बल्कि अरविंद केजरीवाल की फितरत भी है। साहस नहीं दुस्साहस किया, और वो दुस्साहस जो कहीं ना कहीं सफलता में दिखाई जरूर दे रहा है। लोगों के दूसरे भी सुर हैं, खास करके मैं कहूँ बीजेपी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, आप भी कहते थे शायद वो फ्लॉप करना चाहते हैं। कमिश्नर साहब ने हाथ खड़े कर दिए थे, कांग्रेस अलग राग के साथ थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद कोर्ट ने भी आपको बुलाया, के साथ ये भी कहा कि 15 दिन का ट्रायल क्यों, एक हफ्ते का क्यों नहीं, या उससे पहले क्यों नहीं, सिर्फ ट्रायल 15 दिन का है। तो क्या माना जाए कि इन 15 दिनों के बाद आप क्या करने जा रहे हैं? क्या इसी तरीके के समर्थन की आपको उम्मीद है? देखिए, काम कोई भी करिए बाधाएं तो आती हैं जी, लेकिन हम लोगों ने जब निर्णय लिया था तो निर्णय लेने के बाद हमारी एक ही अप्रोच थी कि ये सही काम है, नेक काम है, और इसके लिए जो भी बाधाएं आएंगी उसे हम झुक करके उसका समाधान करेंगे। तो इसके लिए चाहे कहीं से भी दिक्कतें आई, उन सबका हमने बातचीत से संवाद करके एक एक करके समाधान निकाला। जहां तक कांग्रेस बीजेपी की बात है, जी, जब मैं पहले दिन मैं बस से इंस्पेक्शन करने गया था, तो जब बस मेरी गुजरी तो बीजेपी के दफ्तर से भी गुजरी थी। जी, मैंने बस रुकवाई तो सारे मीडिया के लोग थे, बस बोले यहाँ क्यों रुकवा रहे हैं? हमने कहा हम देखना चाहते हैं। वहां करीब 25 गाड़ियां खड़ी थी, एक को छोड़ करके 24 गाड़ियां उस दिन जो है ऑड नंबर को फॉलो कर रही थी। जी। तो यानी आपने सोच लिया कामयाबी का जो पहला जो झंडा है वो यही दिखाई दे रहा है। तो नहीं, पूरे दिल्ली में दिखाई दे रहा था, बट हमें ये बात लगी, देखिए विरोध के लिए विरोध करना, जी, पार्टी कर रही है वो एक अलग मसला है, लेकिन उस पार्टी के दफ्तर में जो आने वाले हैं उनको भी पता है कि उनके बच्चे भी सांस लेने वाले हैं जी, और उनकी जिंदगी खतरे में है। जी, तो ये एक माहौल था जिसने इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली के अंदर, शायद मेरे याद में नहीं है कि कोई सरकार कोई फैसला ले और पब्लिक इस तरह से समर्थन में खड़ी हो जाए, तकलीफ झेलने के बावजूद। जी। तो ये मुझे लगता है कि एक दिल्ली का माइंडसेट बदला है, एक बड़ा बदलाव है। जी। क्योंकि अगर आप देखें पूरे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया ये सोचती रही है अब तक कि भारत वाले, इंडिया के लोग रूल फॉलो नहीं करते। हमारे भारत से जो भी विदेश में जाता है वो आकर के भाषण जरूर देता है कि यार अमेरिका वाले ऐसा करते हैं, इंग्लैंड वाले ऐसे करते हैं, अफ्रीका वाले ऐसे करते हैं, लेकिन कोई एग्जाम्पल यहाँ सेट नहीं कर पाए। यहाँ नहीं कुछ है। लेकिन इस 15 दिन के दौरान दिल्ली वालों ने ऐसा करिश्मा किया है कि पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल। लेकिन गोपाल जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं कहूँ कि करीब 40-42% लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली के ही हैं। जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला भी दिल्ली वासियों के लिए, उनको बड़ी दिक्कतें भी हुई। ऑटो वाले बिल्कुल मन पे पैसा मांगते रहे। फिर उसके बाद इस तरीके से इतनी तादाद में टू व्हीलर्स हैं, उनसे पॉल्यूशन कहीं ज्यादा है बनिस्बत कार के। तो ये जो दो बड़ी समस्या है, और फिर पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, जैसा कि आपने कहा था कि उसको बढ़ाएंगे, वो उस तरीके से बढ़ा नहीं, दिखा नहीं। देखिए, दो बात है। पहली बात है कि ऑटो वालों की जहां तक बात है, ऑटो वालों के लिए क्लोज मॉनिटरिंग हमारी टीम कर रही थी। दूसरा, हमने ओपन हेल्पलाइन नंबर जारी किया था जी। जो भी हेल्पलाइन पे कॉल आई, हमारी टीमों ने इमीडिएट उस पर एक्शन लिया है। मतलब एक भी ऐसा कॉल नहीं है जिस कॉल पे एक्शन न किया गया जी। नंबर 1। नंबर 2 बात, जहां तक आप कह रहे हो कि टू व्हीलर्स का पहले शुरुआत में हम लोग सोचते थे, लेकिन जब हमने अनाउंस किया उसके बाद हजारों लोग सजेशन आए। आफ्टर दैट हम लोगों के सबकी राय करके डिस्कस किया कि हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की जरूरत है। इससे पहले राउंड में हमने कार फ्री डे किया, एक सड़क लिया। अभी ऑड इवन में कार को हम लेकर के आ रहे हैं। अगले चरण में फिर टू व्हीलर्स को भी ऐसे जो चीजें हैं वो भी आएंगी, लेकिन उसके पहले निश्चित रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, खासतौर से बसों की जो संख्या है उसे हमें बढ़ानी पड़ेगी। उसके बगैर टू व्हीलर्स को लाने में निश्चित रूप से लोगों को परेशानी ज्यादा है। तो क्या माना जाए कि जो आने वाले समय में अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो कितना बड़ी तादाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है दिल्ली की सड़कों पे दिखाई देगा, और कब तक दिखाई देगा? देखिए, अभी 15 दिन में हमें बहुत एक क्लोज और प्रैक्टिकल जो है अनुभव आया है हमारे पास। बिल्कुल।
मेट्रो की क्षमता का आया है, मैंने बसों का आया है, और इसको मैंने बहुत क्लोज मॉनिटर किया, खुद फील्ड में जाके हमने मॉनिटर किया इसी को समझने के लिए कि हमें आगे क्या क्या जरूरत है। तो अभी तो फर्स्ट हैंड हम लोग इस साल 2000 बसों को लाने का प्लान कर रहे हैं कि 2000 हम बसें अतिरिक्त लाएंगे जी। और अभी जो हमने इसमें किया ऑड इवन में हमने 1300 अतिरिक्त बसें लगाई थी जी। तो हमारा अनुमान है कि अगर 2000 बसें हम सड़क पे ला देते हैं तो निश्चित रूप से हमारी क्षमता जो है वो काफी बढ़ जाएगी और लोगों को उस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी सरकार, आप किस रणनीति पे काम करेंगे, किस तरीके से आप इसको आगे लेके जाएंगे और कब से लेके जाएंगे, इस पे क्या कहना आपका? देखिए, ये जो पूरी मुहिम सफल हुई है इसमें 5 लोगों को सबसे बड़ा रोल है जी। पहला तो दिल्ली के लोगों का है, बिल्कुल। दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री का है जिन्होंने इस पूरे मुहिम के लिए गो हेड किया, निर्णय लिया। तीसरा जो है वो दिल्ली पुलिस को है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट विंग को है, सिविल डिफेंस को है, डीएम एसडीएम जितने तहसीलदार हैं जिन्होंने इन्फोर्समेंट के लिए सड़क पे 24 घंटा खड़े रहे और इसको पूरी मॉनिटरिंग की। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वो मीडिया है जी। मीडिया ने अगर इस बात को लोगों तक नहीं पहुंचाई होती जी तो शायद इतनी सीरियसनेस और इतनी जिम्मेदारी के साथ ऑड वाले दिन ऑड को फॉलो करना, इवन वाले दिन इवन को फॉलो करना, ये भी आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल, क्योंकि लोग ये भूल जाते हैं कि आज कौन सा दिन है और क्या करना है, तो इतना भाग दौड़ की जिंदगी है। लेकिन इस चक्कर में ये दिक्कतें मीडिया वालों की भी बढ़ा दी, हमारी कुछ ओबी वैन ऑड की है, कुछ इवन ओबी वैन तो सबको हमने अलाउ कर रखा था। ओबी वैन तो कमर्शियल में जो भी गाड़ियां थी अलाउ थी जी। और जो पांचवा जो सबसे बड़ा रोल है उन्होंने मेट्रो ने, बसों ने, ऑटोज ने, आप ऑटो की बात कर रहे हो, मेरे पास फीडबैक ये है कि ऑड इवेंट से पहले जितनी लोगों को परेशानी होती थी इस दौरान नहीं हुई है। उसका 2 कारण है, एक तो हमने ऐप लॉन्च किया, उससे थोड़ी सी लोगों को सहूलियत मिली, दूसरा क्लोज मॉनिटरिंग हमने करवाया है। आपने ऑटो को भी जिक्र किया, ऑटो को लेकर के बिल्कुल जिस तरीके से परमिट को लेकर के जो घोटाला सामने आया, कुछ अधिकारी सस्पेंड भी हुए और फिर बीजेपी ने खास करके जो दिल्ली के जो उनके अध्यक्ष है उन्होंने सीएम का इस्तीफा भी मांगा। क्या उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपकी सरकार का या सीएम हाउस का था? नहीं था। नहीं, उन्होंने मेरा भी इस्तीफा मांगा था। आपका भी मांगा? हाँ। जी। तो पहली बात ये देखिए, मैंने कहा ना कि बीजेपी के पास सब कुछ बचा नहीं है जी। न तो कोई नैतिक मापदंड बचा है और न तो कुछ करने के लिए बचा है जी। उनको पता कैसे चला कि घोटाला हो गया है जी? मीडिया ने तो नहीं बताया। मीडिया तो नहीं बताया, उनकी पार्टी के लोगों ने तो नहीं बताया जी। उनको पता कब चला कि जब हमने 21 तारीख को जो है वेबसाइट पर लिस्ट आई, 23 तारीख 2 दिन बाद हमारे पास शिकायत आई जी। हमने खुद उसकी इंक्वायरी कराई, इंक्वायरी में गलती मिली, गलती मिलने के बाद हमने उनको जो दोषी लोग थे उनको सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद हमने जो है विजिलेंस जांच को ऑर्डर किया, हमने ये निर्णय लिया कि इस पूरे केस को सीबीआई को भेजेंगे। आफ्टर दैट हाँ, उसके बाद वो बात उनको पता चला जी। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की एक अकेली सरकार है, पिछला पूरा संसद नहीं चली जी इस्तीफे की मांग को लेकर के जी जी। टस से मस न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली सरकार ने कुछ कहा तक नहीं जी। दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या मंत्री हो, भ्रष्टाचार अगर करता है तो वो नहीं छोड़ती है। और हम किसी दूसरे के दम पे नहीं बैठे हैं यहाँ, हमारा नैतिक दायित्व है। हम ये नहीं सोचते हैं कि मीडिया जब उठाएगा पूछेगा तब हम क्या करेंगे जी। हमारा ये मॉरल ड्यूटी है और अगर कहीं भी करप्शन है और हमारी नजर में आता है तो ये सरकार अकेली सरकार है जी जो खुद एक्शन लेने की क्षमता रखती है जी। और हमने लिया है उससे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद गोपाल राय जी से पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में पार्टी क्या करने जा रही है, चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, या बाकी जो चुनावी राज्य हैं 2017 में जहां चुनाव होने वहां पे पार्टी की क्या रणनीति होगी, क्या दिशा और दशा होगी, उस पर बातचीत करते हैं। फिलहाल एक ब्रेक। देख देख दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। 2 पहिया के हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी
कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। जिंदगी चलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय। गोपाल जी, दिल्ली की हमने चर्चा करी, आप ऑड इवन पे कामयाब हो गए और लगता है कि आगे भी सफ़र टेढ़ा ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, और मुश्किलें नहीं आएंगी तो पता कैसे लगेगा सफ़र कैसा है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में किस रणनीति को लेकर के आप उतरेगी भी कि नहीं उतरेगी, क्या रणनीति होगी? देखिए, अभी पार्टी की पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जी। कार्यकारिणी ने 2 फैसले किए हैं। पहला तो ये कि पंजाब के अंदर हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा पंजाब के अलावा करीब हम 12 राज्यों पे हमारा काम चल रहा है जी। उसमें हमने ये पैमाना बनाया है कि वहाँ पर संगठनात्मक हमारी स्थिति क्या है, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या डेवलप हो रहा है, तीसरा वहाँ पर जो हमारे संगठन है उसकी आंदोलनात्मक क्षमता क्या है, वहाँ के मुद्दों को लेकर कैसे लीड कर रही है, और उसके साथ साथ वहाँ पर हम लोग एक क्लोज अंडरग्राउंड फीडबैक एक सर्वे कराएंगे और उसके आधार पर फिर जिन राज्यों में हमारी स्थिति अच्छी बनती है उन राज्यों के चुनाव लड़ने का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी करती जाएगी। नहीं, ये तमाम चीजें तय होगी, उसके बाद ही आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि पार्टी सारे राज्यों में चुनाव में जाएगी कि नहीं जाएगी, या कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में जाएगी? नहीं, यही कह रहे हैं कि वो किन किन स्टेट में जाएगी, इन आधारों पर ही हम निर्णय जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास रिपोर्ट आएगी जी, एंड आफ्टर दैट फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्णय ले जी। अब जिस तरीके से एक दोबारा से, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं इसलिए मैं आप से वही सवाल पूछ रहा हूँ, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुद्दे को लेकर के बीजेपी, खास करके बीजेपी के जो दिग्गज नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन वो इस मामले को फिर से लेके चल रहे हैं। क्या लगता है पार्टी इसको किस तरीके से टैकल करेगी, किस तरीके से काउंटर करेगी? देखिए, ये चुनाव के लालच में जी ये सारा प्रयोग किया जा रहा है जी। ये प्रयोग ये दर्शा रहा है या इस तरफ जो भाजपा की बढ़ने की जो स्थिति दिख रही है वो ये बात दर्शा रही है कि नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली और बिहार में जिस तरह से जी विकास के सारे शगुफे फेल हुए हैं जी, तो शायद भाजपा अपने पुराने एजेंडे की तरफ लौटने के कसम में पड़ी हुई है जी। एक तो ये संकेत कर रहा है। दूसरी बात, ये भी उसके सामने इसलिए सारे खुल करके नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर आपको याद हो कि लोकसभा चुनाव के बाद इन्होंने जिस तरह से कई इस तरह के चाहे वो फसाद कराए, कई घटनाएं हुई जिसके आधार पर वो जो है ध्रुवीकरण कराना चाहते थे सांप्रदायिक आधार पर जी। लेकिन उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के, उसमें बुरी तरह से हारे जी, और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा जी, इसलिए वहां भी कसमकस है जी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारत के अंदर धार्मिक भावना लोग रखते हैं, लेकिन भारत के अंदर मेजॉरिटी धार्मिक भावना के साथ साथ सामाजिक एकता और सद्भाव की भी भावना रखती है जी। ये इसके नेचर में है। आप कुछ देर के लिए टर्न कर सकते हैं, उत्तेजित कर सकते हैं, और जहां तक पॉलिटिकल बात है जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है आग पर। बिल्कुल। तो इसलिए अब यूपी में उनको चुनाव लड़ना है तो यूपी के जो दर्द है, दुख है, उसके जो संकट है, उसके समाधान के बारे में बीजेपी को सोचना पड़ेगा जी। रही बात राम मंदिर और मस्जिद के विवाद का मैटर, वो कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगा जी। डीडीसीए का पूरा मामला आपके सामने है, खुद फ्रंट पे जो है केजरीवाल हैं और लगातार वो वित्त मंत्री अरुण जेटली के निशाने पे हैं, कभी वहां से तीर चल रहे हैं, कभी यहाँ से तीर चल रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं वो किसी अंजाम को लेके खत्म होंगे या सिर्फ जो वाद विवाद है वही पर खत्म हो जाएगा?
देखिए, डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मामला कोई आज का नहीं है जी। और डीडीसीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जो उठ रही है वो भी आज की नई नहीं है जी। लंबे समय से उठती रही है। कई चरण रहे हैं, कई जांच हुई है, कई जांच को दबाया गया है और अंततोगत्वा दिल्ली सरकार ने इस पूरे मसले की जांच करने के लिए दिल्ली के विधानसभा ने गोपाल सुब्रमण्यम आयोग का गठन किया है। जी। आयोग उसकी जांच करेगा और मुझे उम्मीद है कि उससे सारे जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। हो सकता है कि अरुण जेटली जी जो बात कह रहे हैं वही सच हो, या हो सकता है कि जो कीर्ति आजाद से लेकर के तमाम खिलाड़ियों से लेकर के और हम लोगों तक जो तथ्य हैं वो सही हो। ये तो आयोग डिटेल जांच करने के बाद ही फैसला कर पाएगा। लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मानहानि का दावा कर दिया कि जिस तरीके से आप डिफेमेशन कर रहे हैं। देखिए, वो तो बौखलाहट में उठाया गया कदम है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो मेरे ख्याल से जांच से कोई डरने की जरूरत नहीं है जी। और अगर कुछ किया है तो फिर वो मानहानि का दावा एक बार नहीं 100 बार करें। ये सीबीआई से मानहानि के दावे से या एलजी के माध्यम से परेशान करने से, एसीबी पे कब्जा करने से कम फिलहाल दिल्ली की जो सरकार है वो डरने वाली सरकार नहीं है। डरने वाली सरकार नहीं है। आपने एक बार बार ये कहा कि दिल्ली की सरकार को जो है पूरी तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा, रोड़े अटकाए जा रहे हैं, कभी सीबीआई के जरिए, कभी बीएस बस्सी जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनके जरिए, कभी एलजी के जरिए। लेकिन खास तौर से मैं अगर बात करूं कि आप दिल्ली पुलिस को अपने अंडर में लेने की बात करते रहे, लेकिन गोपाल जी इससे पहले भी दिल्ली में कई सरकारें रही, उनके अंडर में भी दिल्ली पुलिस नहीं थी, तो उन सरकारों ने क्या काम नहीं किए? पहली बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल सरकार का मानना नहीं है जी। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, वो भी यही सी बात के लिए लड़ती रही अपने ही सरकार से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। एक बार दिल्ली में सरकार बनाने का बीजेपी को भी मौका मिला जी। उसके बाद बीजेपी के लोग लगातार विपक्ष में रहे। आप हमने विधानसभा में सारे नेताओं के स्पीच उठा करके देखे, कोई ऐसा प्रतिपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो, कोई ऐसा नहीं है जो इसके खिलाफ रहा हो। हर समय सबने ये मांग उठाई है। यहाँ तक बीजेपी का तो ये एक एजेंडा था, उनके चुनाव कैंपेन का एजेंडा हुआ करता था और इस चुनाव में भी उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब वो क्यों दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं और क्यों उससे भाग रहे हैं, मैं ये बात नहीं जानता। हाँ, ये बात जरूर है कि दिल्ली में केंद्र सरकार के भी ऑफिसेज हैं और दिल्ली में राज्य सरकार भी है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा मैकेनिज्म को बनाने की जरूरत है जिससे केंद्र सरकार को भी दिक्कत न हो, राज्य सरकार भी अपने सारे चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कर सके। इन सारे चीजों को राज्य सरकार के प्रति जनता की जवाबदेही है, तो वो भी इसको कर सके। इसका मैकेनिज्म बनाने की आज सख्त जरूरत है दिल्ली के। लेकिन एक मैसेज कहीं ना कहीं गोपाल जी ये जा रहा है कि सरकार में और जिस तरीके से दिल्ली और केंद्र में जो तकरार और वार और तकरार और रार जो चल रहा है वो ज्यादा आ रहा है, ऐसे पहले किसी गवर्नमेंट के बीच में नहीं आया। आखिर ये मैसेज क्यों है लोगों के बीच में? देखिए, ये आज की हकीकत है जी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुआ, एक प्रचंड बहुमत मिला, उसके बाद हरियाणा चुनाव हुआ, जीते, जम्मू कश्मीर में बड़ी सफलता मिली, महाराष्ट्र में सरकार बनाया उन्होंने, झारखंड में सरकार बनाया, मणिपुर में भी। उसके बाद दिल्ली में जो उनका अश्वमेध रथ का पहिया पंचर हुआ, देखिए उसकी झुंझलाहट बहुत गहरी है और ये पॉलिटिकल लड़ाई है जी। और वो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। बड़ी ताकत है, केंद्र सरकार बड़ी ताकत है जी। लेकिन इसका मतलब वो बार बार ये कोशिश करते हैं कि दिल्ली सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है, संविधान में कोई पावर नहीं है, मुख्यमंत्री नल एंड वाइड है, मंत्रिमंडल नल एंड वाइड है, कोई ऑर्डर नल एंड वाइड है। अब आप बताओ कि दिल्ली सरकार एक अपने अगर अधिकारी को काम नहीं करता है, गलत करता है, उसे सस्पेंड करती है, केंद्र सरकार कहता है मैं नहीं करने दूंगा जी। तो ये कोशिश हो रही है, लेकिन हमारा फार्मूला क्या है? लेकिन ये माना जाए गोपाल जी कि क्या वाकई एलजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर केंद्र के इशारों पे काम कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार है तो उसका दबाव रहता है जी। पूरे देश में जो भी कांग्रेस के द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे जी, सब बदल दिए गए जी। अब एलजी साहब को रखे हुए हैं तो किसी काम के लिए रखे हुए हैं। चलिए, मेहरबानी तो नहीं है उनके ऊपर। वक्त कम है, मैं कहूँ पठानकोट का पूरा मामला हमारे सामने है, साथ
जवान हमारे शहीद हो गए। क्या लगता है जिस तरीके से विदेश नीति चल रही है केंद्र सरकार की, भारत सरकार की, वो सही दिशा में? बहुत कम लफ्जों में, क्योंकि अभी तक आज जो वार्ता का जो मामला था कि वार्ता होनी है वो भी टल गई है। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि पूरे मसले को जितनी संजीदगी के साथ हैंडल करने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश घूमते तो जरूर हैं, लेकिन केवल मोदी विदेशों में जाके करवाने से ये सारे जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पेचीदगियां हैं उसका समाधान नहीं हो सकता। उसके लिए गहराई में जाना पड़ेगा और चीजों को समझ बूझ करके एक स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो इस तरह की चीजें जो हैं वो निश्चित रूप से देश के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, पहले मसले हल करने चाहिए, या दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल से वार्ता जरूरी है, लेकिन वार्ता के समानांतर ही देश के सुरक्षा की गारंटी करना भी उतनी ही जरूरी चीज। तो ये थे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने तमाम सवालों के जवाब दिए और इस चीज की वो दावा भी कर रहे हैं कि आगे ऑड-इवन फार्मूला और कामयाब रहेगा, जनता को और राहत मिलेगी, और जिस तरीके से हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन विदेश नीति पे, खासतौर से केंद्र की विदेश नीति पे उन्होंने सवाल भी उठाया कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के मसले को लिया जा रहा है उसमें संजीदगी की जरूरत है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान से बातचीत भी जरूरी है। फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की बहुमुखी सोच और हमारे प्रयास से हमने बनाया लखनऊ को एक विकसित शहर। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण, क्योंकि ये राज्य राजधानी क्षेत्र का प्राधिकरण है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर में 40 लाख पॉपुलेशन नियर बाई एरियाज की दिल्ली यहाँ पर आती है। इस प्राधिकरण का जो बेसिक उद्देश्य है, नियोजित शहर को एक नियोजित विकास की ओर ले जाना है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, एक नई सोच क्षितिज की ओर। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी।